हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरस कॉमर्स में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 4 टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग टेलर का। और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको और हम लोग एक बार देखेंगे एंड आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक टेक्निक के बारे में जो टेलर ने दिया है। तो इसमें पहला जो टेक्निक है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप का। फंक्शनल फॉरमैनशिप में टेलर सजेस्ट करते हैं कि कोई भी फैक्ट्री हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके दो डिपार्टमेंट होने चाहिए। पहला डिपार्टमेंट है प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा वो सिर्फ प्लानिंग पे फोकस करेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन पे ही फोकस करेगा। तो इसके लिए टेलर और क्या कहते हैं कि इसमें 8 एक्सपर्ट होने चाहिए। टेलर के द्वारा वो सजेस्ट करते हैं कि 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से एक्सपर्ट होने चाहिए, यानी 4 जो हैं वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में होने चाहिए और जो 4 हैं वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में होने चाहिए। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो पहला हमारे पास एक्सपर्ट हैं वो है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का क्या काम है? रूट क्लर्क का काम है फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रूट क्लर्क का मतलब कि वो एक सीक्वेंस दिखाएगा, एक तरीका दिखाएगा आप किस तरीके से काम करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो भी मैकेनिकल काम है या जो मैनुअल जॉब है वो एक सीक्वेंस बता देगा और उसी स्टेप पे चल के उस काम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। इसका क्या काम है? ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर गिविंग जर्नल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर। मीन्स कि जो एक जर्नल इंस्ट्रक्शन होते हैं वर्कर के लिए कि जैसे आप सेफ्टी शू पहनिए, हेलमेट पहने रहिए, और जो भी जर्नल इंस्ट्रक्शन है जो काम को पूरा करने के लिए हेल्पफुल है, वो काम इनका होता है। वो जर्नल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम एंड कॉस्ट कलर टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। यानी जो भी काम कब स्टार्ट हो रहा है और वो काम कब कंप्लीट हो रहा है, ये चीज़ देखने का काम होता है टाइम एंड कॉस्ट कलर का। यानी ये टाइम तो फिक्स करते ही हैं कि आप 6 बजे आए हैं तो 6 बजे से आप 8 घंटा तक काम करेंगे और ये काम कब तक कंप्लीट हो रहा है वो देखेंगे। और प्लस ये कॉस्ट कलर भी है, यानी ये कॉस्ट शीट भी बनाते हैं कि पर वर्कर हमारा कितना खर्च हो रहा है, कंपनी का कितना खर्च हो रहा है इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारे पास डिसिप्लिनेरियन। ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं जो भी जॉब कंप्लीट होना है, जो परफॉर्मेंस ऑफ जॉब है वो एक ऑर्डरली और सिस्टमैटिक वे में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसिप्लिनेरियन। यानी जो भी परफॉर्मेंस है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे, यानी जो भी जॉब हम पूरा करेंगे वो एक ऑर्डर में होना चाहिए और एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए कि इसी पाथ के अनुसार हमें काम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट कंप्लीट किया, अब है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। 4 फोरमैन अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। कौन कौन से फोरमैन होने चाहिए? तो पहला इसमें है गैंग बॉस। इनका क्या काम है? ही अरेंजेस all the machines, tools and other resources required for performance of the job। यानी सारे मशीन, जो भी टूल लगते हैं जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सारे मशीन, वो सारे टूल्स अरेंज करने का काम होता है गैंग बॉस का। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड बॉस। स्पीड बॉस में ये क्या करते हैं? एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। यानी किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए ये डिसाइड करते हैं या ये एश्योर करते हैं स्पीड बॉस। तो इसमें जो काम आपको दिया गया है, जो भी वर्कर को दिया गया है, वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना स्पीड बॉस का काम है। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस में इनका क्या काम है? इंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। यानी जैसे गैंग बॉस अरेंज करते हैं टूल, मशीन, ये सब, और
रिपेयर बॉस जो भी मशीन है क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। यानी हो ही सकता है कि कोई मशीन है उसका कुछ टूट गया है तो उसको वो रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद कुछ टूल मंगवाना है और उसको रिपेयर करना है, तो ये सारा काम रिपेयर बॉस ही करते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वो पुलिस वाले इंस्पेक्टर नहीं, ये हमारे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं। इनका क्या काम है? दिस बॉस कीप्स चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, यानी जो भी आउटपुट आया है, जो प्रोडक्शन हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या सेम है, सेम साइज़ की है, और कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कुछ बताने की ज़रूरत है वर्कर को, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं हमारे इंस्पेक्टर। तो आगे हम लोग और पढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क्स। तो इसमें क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स relating to every step of business operation, example process, time, raw material, products, working conditions। means जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें टेलर कहते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका टाइम, उसका रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, उसका वर्किंग कंडीशन, ये सब पे ध्यान देना चाहिए और उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। और क्या कहते हैं कि टू सेट अप द स्टैंडर्ड एंड मैनेजर मस्ट मेक यूज़ ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक। यानी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी तो ध्यान देना ही है आपको, प्लस साइज, टाइप, वेट, मेजर्स एंड क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना है। यानी ऐसा नहीं कि आप 100 ग्राम का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोई 100 ग्राम का है, कोई उससे थोड़ा सा कम है, कोई उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो एक शेप में आनी चाहिए, एक आपके शेप में होना चाहिए, एक ही टाइप का होना चाहिए, वेट भी सही होना चाहिए। यानी एक ही प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो उसका जो वेट है वो अलग अलग बार बार ना हो, वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। नेक्स्ट इसमें है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है? सिंप्लीफिकेशन एम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड साइज। तो इसमें ये क्या बोलता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, टेलर बोलते हैं कि आप अननेसेसरी डाइवर्सिटी मत रखिए। बहुत सारे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन आपका फोकस उसके उस प्रोडक्ट पे नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि उसके स्टैंडर्ड को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई रखिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही जटिल बना दीजिए उस प्रोडक्ट को कि आप किसी चीज़ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और जैसे मान लीजिए हम मसाला का कुछ कारोबार कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ हम फर्नीचर का भी काम स्टार्ट कर दिए, हम उसके साथ बर्तन बनाने का भी काम स्टार्ट कर दिए, हम उसके साथ जो क्रीम है, फेस वॉश है, ये सब भी बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इसको हटाकर एलिमिनेट करने कहते हैं टेलर, और सिंप्लीफाई रखने कहते हैं प्रोडक्ट को और साइज़ को। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? रेस्ट इंटरवल का। तो रेस्ट इंटरवल्स में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। यानी जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं या वर्कर हैं उनको हमें कितने ड्यूरेशन के बाद रेस्ट देना चाहिए या फिर कितनी बार देना चाहिए रेस्ट, और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आवृत्ति क्या होनी चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं या जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको अगर हम लगातार क्लासेस लें, कॉमर्स का लें, अकाउंट्स का लें, बीएसटी का लें, हिंदी, इंग्लिश, ये सब सारा लगातार बैठा के लेते जाए तो एक पीरियड के बाद बच्चे भी थक जाते हैं बैठ के पढ़ पढ़ के। तो कौन सा ऐसा ड्यूरेशन हो जहाँ बच्चे थक जाते हों और उसके बाद हमें कुछ रेस्ट दे देना चाहिए उन्हें, और वो ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, ताकि जब वो इंटरवल या रेस्ट लेकर जब हमारे पास आएँ तो वो एक उत्साह के साथ पढ़ाई करें। तो फटीग स्टडी में हमारे एम्प्लॉई को या हमारे वर्कर्स को कितने टाइम के बाद रेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट है मैथड स्टडी। मैथड स्टडी ये बोलता है टेलर के द्वारा कि फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब।
यानी आप कुछ ऐसा वे निकालिए, ढूंढिए जिससे कि जो जॉब आप परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट हो, यानी कम कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए। अगर हम एग्ज़ाम्पल देते हैं तो मान लीजिए कोई शू कंपनी है, तो शू कंपनी में आप देख पाइएगा कि वहाँ एक लेबर इंटेंसिव भी काम हो सकता है, यानी हम लेबर लगा के शूज़ बनवा सकते हैं। और दूसरा मशीन इंटेंसिव मेथड, यानी मशीन के द्वारा भी हम शू बना सकते हैं। तो ये अलग अलग हो गया। इस तरीके से आप बनाकर देख लीजिए कि आप कितना बचा पा रहे हैं, कितना आपके कॉस्ट कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद दोनों को मिक्स करके, और सबसे अच्छा वे क्या है, दोनों को मिक्स करके है या दोनों को अलग अलग अपनाने में है, ये कंपनी को देखना पड़ेगा। तो मेथड स्टडी इस तरीके से किया जा सकता है, लेबर इंटेंसिव रखा जाए या मशीन इंटेंसिव रखा जाए, या फिर दोनों को कंबाइन करके हम उसे अपने जॉब में ला सकते हैं। यानी एक ऐसा बेस्ट वे हम निकालें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ कम कॉस्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में एवरेज आउट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब, यानी जो भी हमारे पास टाइम है, जो हमारे वर्कर्स हैं, तो किसी भी काम को करने के लिए उन्हें कितना टाइम में वो काम कंप्लीट कर देना चाहिए, एक एवरेज टाइम होना चाहिए। अगर ऐसे देखा जाए तो किसी भी कंस्ट्रक्शन लेबर को ले लिया जाए तो जो 2 दिन का काम होता है वो बढ़ा के 4 दिन कर लेते हैं, यानी कि में भी हो सकता है कि वो पैसे के लिए कर रहे हों, लेकिन ये ध्यान देना पड़ना चाहिए कंपनी को कि जो हम काम अपने लेबर को दिए हुए हैं या अपने वर्कर को दिए हैं उसका एक एवरेज टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस काम को करने के लिए वो बहुत दिन लगा रहा है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी होता है पुल बनाने का या सड़क बनाने का, तो आप देख रहे होंगे कि हाँ सालों साल से बस काम चल ही रहा है बट काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो काम कंप्लीट करने का एक एवरेज टाइम ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है? इट रिफर्स टू रिड्यूस अनप्रोडक्टिव अननेसेसरी मूवमेंट, यानी बहुत बार होता है कि जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉई हैं वो अननेसेसरी उनका मूवमेंट होता है। तो ये हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? कैमरा लगा के देख सकते हैं कि उनका कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो उनको थका रहा है, यानी वो मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन उस मूवमेंट को करने के कारण ये थक जा रहे हैं, और जो बेस्ट होना चाहिए, जो एक बेस्ट लेवल होता है काम को करने का, वो अपने जॉब को वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो जो हम भी अननेसेसरी मूवमेंट है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, उसको रिड्यूस किया जाए। तो एग्ज़ाम्पल दे के हम इसको बताना चाहेंगे कि कैसे हम हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट में काम हो रहा है और कुछ गिट्टी या फिर बालू रखा हुआ है दूर में, और जो लेबर है उसको लाना पड़ रहा है, उसके बाद वो मशीन में डाल रहा है, इस तरीके से उसे थोड़ा दूर जाके लाना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा? वो लेबर जल्दी थक जाएगा। लेकिन जहाँ पर वो काम करना है, यानी मशीन बगल में है, तो वो तुरंत उठाएगा और मशीन में डालेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो अपना जो वो थकावट है वो कम होगा और काम भी ज़्यादा होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में क्या आता है? ये बताता है it ensures maximum production at minimum cost and getting best contribution from every factor। ओके, तो इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना पड़ता है वर्क स्टडी में? जो हमने प्रीवियस पढ़ा है, टाइम स्टडी करना होगा, फटीग स्टडी करना होगा, मोशन स्टडी एंड मैथड स्टडी। यानी इन सारे जो मैथड्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी को हम कहेंगे वर्क स्टडी। ताकि जब हम इन सारे को स्टडी कर लेते हैं तो हम अपने कॉस्ट को मिनिमम कर पाते हैं और प्रोडक्शन मैक्सिमम दे पाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो भी इफ़िशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, उनको उनके इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग हम पेमेंट करें। जैसे यहाँ पे बोल रहा है इन दिस सिस्टम एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर इफ़िशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। तो जो भी हमने टाइम स्टडी किया है कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर इतना माने लगभग कुछ अमाउंट हो, 5 यूनिट 10 यूनिट आप प्रोडक्शन कर देंगे, तो उस प्रोडक्शन के अनुसार, उस यूनिट के अनुसार हम
अपने इफ़िशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे। यानी जो इफ़िशिएंट हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उनको एक्स्ट्रा पे करें, और जो इनएफिशिएंट है उनको उनसे थोड़ा कम पे करें। इससे ये भी एक बात होता है कि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉई हैं वो इफ़िशिएंट एम्प्लॉई को देख के और ज़्यादा अर्न करना चाहेंगे और वो अपनी इफ़िशिएंसी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है? चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। तो जो मैनेजमेंट होते हैं और जो वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों के अपोजिट सोचते हैं। यानी जो मैनेजमेंट है वो सोचता है कि वर्कर तो केवल सिर्फ छुट्टी मांगते हैं, सैलरी बढ़ा दो, पेमेंट ज़्यादा मांगते हैं, काम कुछ करना है नहीं, इस टाइप का इनका सोच होता है। जो वर्कर्स होते हैं उनका ये सोच होता है कि जो हमारे मैनेजमेंट है वो तो बस हमें आके ऑर्डर दे देते हैं, सारा काम तो हमें करना पड़ता है, एक तो हमें कम पेमेंट भी मिलता है और ऊपर से हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिज़िकल हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स इन दोनों के बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट रहता है और इनका जो माइंड है वो एक दूसरे के प्रति अगेंस्ट रहता है। तो टेलर कहते हैं कि इस चीज़ों में उन दोनों के मेंटल एटीट्यूड्स को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। यानी उन दोनों को हमेशा एक साथ आने की ज़रूरत है ताकि वो दोनों यानी वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के काम में कोऑर्डिनेट कर पाएँ। मैनेजमेंट को भी ये समझना होगा कि जो वर्कर हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो वो भी थक जाते हैं, तो उन्हें भी कुछ छुट्टी चाहिए होती है। जितना हम पेमेंट उनको दे रहे हैं वो माने महंगाई के अनुसार कम ही है। तो ये सारा चीज़ों को उनको ध्यान देना चाहिए और जो वर्कर्स हैं उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर वो आके हमें ऑर्डर दे रहे हैं तो ये उनका काम है, वो पर्सनली हमें आके काम नहीं दे रहे हैं। तो जो वर्कर हैं उनको भी मैनेजमेंट के प्रति एक उदार भाव रखना होगा और मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के प्रति एक उदार भाव रखना होगा ताकि जो भी काम है उन दोनों के बीच में हारमोनी आ पाए। तो मेंटल रिवॉल्यूशन होना ज़रूरी है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। तो हम लोग ये सारा टेक्निक्स पढ़ लिया है टेलर का और मुझे लगता है कि ये टॉपिक और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे।